सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी सन्नू। इसे उनकी किताब औरत का सफर जेल से जेल तक से लिया गया है, जिसे प्रकाशित किया है अगोरा प्रकाशन वाराणसी ने। 2010 में सन्नू 24 साल की थी। उसके 4 साल पहले वो जेल आई थी, यानी महज 20 साल की उम्र में जेल आ गई थी। जेल आने के समय वो 3 साल के एक बच्चे की माँ थी। 17 साल की उम्र में माँ बन जाने के बाद भी सन्नू न तो पारंपरिक तौर पर पत्नी बन पाई थी और न ही माँ। वो 24 साल में भी 12 साल की अल्हड़ लड़की की तरह थी, जिसे घूमना, सजना, संवरना, हीरो हीरोइन की दुनिया में रहना, उनकी बात करना, उनकी तरह बनने की कोशिश करना, फिल्मी गाने सुनने का जबरदस्त शौक था। उसका घर बिहार में है, गांव भी गरीब था और सन्नू का परिवार भी। लेकिन सन्नू को सजने, घूमने, फिल्में देखने का जो शौक था वो उस भौतिक परिस्थिति से तो पूरा नहीं होता था। गांव में शादी किसी मुसलमान के परिवार में हो या हिंदू परिवार में, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे हर शादी में खूब सज कर जाना ही होता था, मेहंदी लगानी ही होती थी और गाना बजाना करना ही होता था। सन्नू को अपना देश अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ यहाँ की तरह हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। मुसलमानों के यहाँ भी शादी के वही रीति रिवाज हैं जो हिंदुओं के। सन्नू को अपना देश पसंद है, क्योंकि वहाँ औरतों के लिए जेल नहीं है, ऐसा सन्नू का कहना है। कह सकते हैं कि सन्नू का संसार बहुत छोटा है। वो छोटे बच्चों जितनी भोली है। उसे असली संसार के बारे में कुछ पता नहीं। ये भी नहीं पता कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है या देश के प्रधानमंत्री। पूछने पर मुंह बनाकर कहती है का जानी, यानी क्या मालूम। सन्नू की शादी हो गई, लेकिन वो ससुराल में कम, मायके में ज्यादा रहती थी। उसकी पति से कभी नहीं पटी। यूं कहिए कि सन्नू दूसरी लड़कियों की तरह पानी की तरह नहीं बनी थी कि जिस बर्तन में रख दें वो वैसी ही हो जाए। वो भाव भी नहीं थी कि विपरीत परिस्थिति में उड़कर गायब हो जाए या बरस पड़े। वो तो ठोस है, जैसी है वैसी है। उसे गांव की हर शादी में जाना ही होता था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो उसका ससुराल था। पर्दा करना तो उसे कभी भाया ही नहीं। उसे तो पिक्चर की हीरोइनों की तरह बंठन कर रहना था। इसमें पर्दा तो घोर बाधक था। इसलिए उसका पति और सास हमेशा बोलती थी, एकरा के तो कौनो लुराई नहीं खे, इसको तो कोई सलीका ही नहीं है। जेल में भी सन्नू अपना काम फटाफट खत्म करके टीवी देखने या सजने और दूसरों को सजाने में लग जाती थी। ससुराल में वो ऐसी ही थी, इसलिए 1 साल के छोटे बेटे के साथ मायके भेज दी गई। वहाँ भी वो बच्चे को माँ के भरोसे छोड़ बिंदास रहती थी। गांव में ही चरस गांजा बेचने वाला दल सक्रिय था, जिसे औरतों की तलाश रहती थी, जो शरीर पर इन पैकेट को बांधकर इधर से उधर पहुंचा सके। पैकेट इधर उधर करने में उस शहर में होटलों में रुकने का और टाइम पास के लिए सिनेमाघरों में फिल्में देखने का भी प्रबंध रहता था। सन्नू को जीवन में बस इतना ही चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इससे कम तो कतई नहीं। सन्नू खूब सज संवर कर इस काम के लिए निकलती।
हाथों में मेहंदी, कलाई में चूड़ियां, पैरों में आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर और कानों में बड़े बड़े और हिलने वाले झुमके। उसकी भी इच्छा पूरी हो रही थी और उसके काम को उसके इस शौक से मदद भी मिल रही थी। सजने संवरने में भी वो धर्म का बैरियर नहीं मानती थी। जब मन करता हिंदू की तरह तैयार हो जाती और जब मन करता मुसलमानों की तरह। भले ही समाज इसे अजीब निगाह से देखता, यहाँ तक कि मुकदमे के दौरान कोर्ट में उसके माथे पर बिंदी लगी देखकर एक दिन जज साहिब ने उससे पूछ लिया, मुसलमान होकर बिंदी क्यों लगाती हो? उस समय उसने कुछ नहीं कहा। कोर्ट से बाहर निकलते ही भुनभुनाई, हमारा जौन मन करी तौन करब, हमारा जो मन करेगा करेंगे। सन्नो के लिए यही इतना भर अपना मनचाहा जीवन जीना था। बस शरीर पर बंधी गांजा चरस की पोटलियां तकलीफ देती थी। शरीर कट जाता था, लेकिन उसके बदले में पैसा मिलता था और साथ में सिनेमा देखने को, घूमने को। इसलिए उसने उसे भी सहज बना लिया था। चूंकि ये सारी चीजें छुपा कर ले जानी होती थी, बस इसी से उसे समझ में आया कि ये काम गलत है। पर इससे जेल हो सकती है, ये बात उसे पता ही नहीं थी। जिस यात्रा में वो सीधी जेल पहुंच गई, उस यात्रा पर उसकी माँ को आना था। लेकिन सन्नो लड़ झगड़ कर खुद तैयार हो गई और माँ को घर पर रोक दिया। इसी यात्रा में इलाहाबाद में अपने समूह की हेड रमा के साथ गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तारी के समय उसकी सितारों जड़ी लक दक साड़ी, भर कलाई चूड़ी, हाथों में मेहंदी, पैरों में आलता, भर मांग सिंदूर देखकर पुलिस कर्मियों और अदालत में लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन क्योंकि उनके लिए सन्नो शातिर अपराधी थी, वे उस सन्नो को नहीं देख सके जिसे सबसे ज्यादा प्यारी थी अपनी आजादी, अपने तरीके से जीने की आजादी। जेल के अंदर सन्नो बुरी स्थिति में रही। उसे सजना संवरना और टीवी पर गाने, सीरियल और फिल्में देखना कभी नहीं छोड़ा। यूं तो उसकी मुखिया रमा और शिवराम भी उसके साथ ही जेल में थे, लेकिन उन्होंने उसका कोई ध्यान नहीं रखा। सन्नो ही रमा के आगे पीछे मामी मामी करके घूमा करती थी। अपनी ठाठ में से उन्होंने कुछ भी सन्नो के साथ नहीं बांटा। मेरे रहने तक 6 सालों में सन्नो से मिलने बस एक बार उसके गांव की एक महिला आई थी। वो बस मिलकर चली गई। उसे जेल से बाहर निकालने के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा। निकाल भी नहीं सकती थी। वो तो कहो कि शिवराम और रमा के साथ उसकी भी बेल हो गई, नहीं तो उसकी बेल कराने वाला भी कोई नहीं था। जेल में सन्नो किसी न किसी का काम करके अपने कपड़े और अन्य सामानों की जरूरतें पूरी करती थी। साथ ही वो चिमटी से सबकी आईब्रो बनाने का काम भी करती थी। बदले में उनसे 10 रुपए लिया करती थी। महिला सिपाही भी अपनी आईब्रो सन्नो से ही बनवाया करती थी। वो भी इसका पैसा देती थी। जो नहीं देती थी, सन्नो उनकी आईब्रो नहीं बनाती थी। अगर साफ मना नहीं कर सकती थी तो बहाने बना देती थी। जेल से बाहर निकलने के लिए सन्नो ने जेल में ही बंद कई लड़कों से प्यार भी किया, जिनके साथ उसकी चिट्ठी पत्री होती थी और बिस्कुट जैसे कुछ सामान भी इधर से उधर भेजे जाते थे। लेकिन कोई भी लड़का उसे जेल से बाहर नहीं निकाल सका। उसके प्रेम पत्र बड़े ही रोचक होते थे, जिनमें लिखी शेरो शायरी तो और भी रोचक। अक्सर शेरो शायरी के नाम पर फिल्मी गानों की लाइनें हुआ करती थी। पत्र आने पर सन्नो कई दिनों तक उसी में खोई रहती थी। जब धीरे धीरे इससे उसे ऊब होने लगी तो उसने ये सब छोड़ दिया। दरअसल वो किसी भी लड़के की प्रेमिका के मानदंडों पर खरी ही नहीं उतरती थी। वो अपनी ही तरह की थी। प्रेम से खर्च नहीं चल सका
तो अब वो दूसरों का काम करके और लोगों के आईब्रो बना करके ही पैसे जोड़ती थी। लेकिन जेल जीवन धीरे धीरे उससे उसका सब कुछ छीनता जा रहा था। प्रेम प्रसंग भी खत्म होने लगे थे। उसे कभी कभी दौरे आने लगे। ऐसा होने पर वो अचानक चिल्लाने लगती थी और उसका लेटा हुआ शरीर बड़े ही भद्दे ढंग से उठने गिरने लगता था। कुछ देर बाद वो शांत हो जाती थी। वो कच्ची सुर्ती खाने लगी थी। उसका खून कम होने लगा था। चेहरा निस्तेज और पीला पड़ गया था। मेरे जेल से बाहर आने तक उसके 6 साल पूरे हो चुके थे। पता चला कि उसके लगभग 6 साल बाद वो बाहर निकल सकी, यानी कुल 12 साल बाद। बाहर निकलकर क्या कर रही होगी पता नहीं। लौटकर अपने देश गई होगी या नहीं ये भी पता नहीं। उसका देश जैसा था वैसा ही रहा होगा या विकास की भेंट चढ़ गया होगा, पता नहीं। सोच कर देखिए, क्या सन्नो समाज के लिए इतनी बड़ी अपराधी है कि उसकी उम्र के सबसे रोचक और ऊर्जावान समय को जेल में बांध कर नष्ट कर दिया गया। जिस जुर्म को उसने जाने अनजाने में किया, उससे उसे विरत करना क्या इतना मुश्किल था कि उसे 10 साल जेल में रहने का फरमान सुनाया गया? अपराधी कौन है, सन्नो या ये सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था जो पहले किसी व्यक्ति को अपराध की ओर धकेलती है, फिर ये न्याय व्यवस्था इन परिस्थितियों और मनोविज्ञान को समझे बगैर किसी को भी इतनी बड़ी सजा सुना देती है? सोचकर देखिए। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर कार्यक्रम कहानियों का कारवां में अभी आप सुन रहे थे महिला कैदियों के जीवन पर आधारित सीमा आजाद की कहानी सन्नो। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानने और पुराने कार्यक्रम सुनने के लिए वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो ऐसी ही प्रगतिशील कहानियों के साथ कहानियों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी जूही शुक्ला को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां।